स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है जी, ये दूसरा कोर्स है। तो इसके अंदर जो है इसके अंदर एक पहला चैप्टर है, वो अभी मैं उसको मिड में करवाऊंगा। वो चैप्टर है रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वो चूंकि कंसेप्ट जो है वो आगे आपने पढ़े हुए हैं वो, ठीक है। उसमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, मैक्सवेल रिलेशंस, टीडीएस इक्वेशंस इनको कहते हैं, और ये आपने पढ़ी है। बहरहाल ये मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले जो आपने काम शुरू करना है ना, वो ये है कि हमने बेसिकली तो कोर्स ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है। तो इसमें हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है उसको स्टडी करना है। तो ये मेरी बुक है, इसको मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। इस दफ़ा ये मैं आप लोगों को मंगवा के नहीं दूंगा, खुद ही मंगवाएं जिधर से मंगवानी है आप, ठीक है। अल हसन फोटो कापी पे मैंने नहीं मंगवानी, बात शायद ये इनके पास हो, अलबद्र वालों के पास होगी, या किसी और भी जो है उनके पास हो सकती, या आप किसी भी दुकान वाले को कह के आप मंगवा सकते, ठीक है। तो मैं ये वाली बुक जो है मैं तो इसको करूँगा फॉलो। क्या आथर मैं खुद दूँ, मैं बताते खुद मैं आथर हूँ इसका, ठीक है। चूंकि मैं आथर हूँ तो मैं इसको फॉलो करूँगा। अच्छा, ये तो मैं करूँगा इसको फॉलो, वो तो एक अलग बात होगी। अब जो आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर जो किताबें जो हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय एफ मैंडल, ठीक है। ये एक किताब है, आपको समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय मारियाना सांचेस। ये समझ आ जाती है किताब, ठीक है। ये अच्छी किताब है। इसमें बल्कि ये किताब जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं ये भेज दूँगा सारी किताबें आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके पीछे जो उसने प्रॉब्लम्स किए हुए हैं ना, वो आप ज़रूर करें। इस बुक की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसने एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व किया हुआ इसने, ठीक है। तो ये बुक जो है ना, इस पे आपने कंसंट्रेट करना। अच्छा, एक और किताब है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय एस.के. सिन्हा। ये भी अच्छी किताब है, आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, इस बुक को भी, ठीक है। ऊपर वाली जरा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन कंसल्ट करने में उसको भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये दो जो हैं ये आसान है, और भी दो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन तीनों से ही जो है वो आपका काम चल जाएगा। अब उसने जो कोर्स कंटेंट्स उठाए हुए हैं इसके, वो उसने इन तीनों किताबों में से उठाए हुए हैं जो कोर्स कंटेंट्स हैं, ठीक है। मतलब इनका मिक्सचर है, कुछ आर्टिकल जो हैं वो R.के. सिन्हा से लिए हुए हैं, कुछ मारियाना सांचेस से दिए हुए हैं, कुछ जो है वो एफ मैंडल की किताब में से लिए हुए हैं। इसके अलावा एक और भी किताब है, चलो वो भी आपको बता देता हूँ, वो है इंट्रोडक्शन
to statistical mechanics by राइफ। ये भी बड़ी पॉपुलर बुक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, लेकिन थोड़ी सी टफ है। तो पहली और चौथी ये थोड़ी सी टफ है, दूसरी तीसरी, दूसरी जो है ना वो तो आपने करनी ही करनी है, वो दूसरी में से आपने सवाल करने हैं, वो दूसरी के अंदर से ही प्रॉब्लम आने हैं जो पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई बात यहाँ तक? बस ये किताबें हैं, इनको आपने जो है वो फॉलो करना है। नाउ मैं अब स्टार्ट करने लगा इसको। अब इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मिटा दें सर। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है इसके अब दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है उसके अंदर आप स्टडी करते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को, और दूसरे पार्ट में आप स्टडी करेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को। और ये कोर कोर्सेज के अंदर में आता है फिजिक्स के। फिजिक्स के 4 कोर कोर्सेज होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये 4 कोर्सेज हैं। इन पूरे कोर्सेज के ऊपर पूरी जो फिजिक्स है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो पहले आप 3 क्वांटम मैकेनिक्स भी आपने पढ़ी है, क्लासिकल मैकेनिक्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आप कंप्लीट कर चुके। अब ये चौथा जो कोर कोर्स है ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हर आगे जो चीज़ है, सॉलिड स्टेट 2 अभी आप पढ़ रहे हैं अभी आप सॉलिड स्टेट 2, तो सॉलिड स्टेट 2 के अंदर जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही सारी यूज़ होती है, जिसमें आप डिबाई मॉडल, आइंस्टाइन मॉडल और इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं, उनमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है उसको ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो नंबर 1 जो है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, और नंबर 2 जो है वो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। तो ये हमने बेसिकली जो है वो स्टडी करनी है। तो पहले में हम स्टडी करेंगे, पहले पोर्शन के अंदर जो है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को। और सबसे पहले तो हम देखना है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? तो पहली बात तो यह है कि इसमें स्टैट का लफ्ज़ आ रहा है। आपने शायद कोई स्टैट का कोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो जिसमें एवरेज उवरेज लेते हैं आप। ठीक है, स्टैटिस्टिकल जहाँ पर बहुत ज़्यादा 10 की पावर्स के अंदर पार्टिकल्स आ जाएं, ठीक है, एटम्स आ जाएं, इस तरह की चीज़ें आ जाएं, तो वहाँ पर हम इंडिविजुअली तो उनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हमें उनकी स्टैटिस्टिक्स जो है उसको डेवलप करना पड़ता है। हम उनकी एवरेजेस निकालते हैं, मीन लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं, ये सारे काम जो है उसके अंदर वो हम करते हैं। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की। मैक्रोस्कोपिक, किनको? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स investigates the
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, उनको इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, अब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं, अब जारी बात है कोई सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, तो आप इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को जब स्टडी करते हैं तो आप इनको वो जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, जारी बात है कोई सिस्टम बना हुआ है तो वो पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो फिर जब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आप देखते हैं तो उसके अंदर वो जितने पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं अब उनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर रहे थे। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टडी करना है किसी सिस्टम के पार्टिकल्स के, अब वो सिस्टम क्या हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है, वो सिस्टम सॉलिड भी हो सकता है, वो सिस्टम जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो कोई भी सिस्टम हो सकता है दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक होगी बात। तो जहाँ तक बात समझ आ गई आगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल में, अब मैं इसको बिल्कुल स्टैट की टर्म में इसको नहीं डिफाइन कर रहा मैं, ठीक है, तो स्टैट के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर जो कंसर्न है यानी कि इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि आप जो बड़े सिस्टम्स हैं उनके अंदर जब आप पार्टिकल्स की मूवमेंट, मैकेनिक्स क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आप जब उनको स्टडी करते हैं तो वो एक एक केले पार्टिकल को पकड़ के तो आप नहीं स्टडी कर सकते, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो किसी सिस्टम के अंदर मौजूद। अब गैस की ले लें तो गैस के अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो उनको आप अकेले करके तो स्टडी नहीं कर सकते। आप उनको स्टडी करने के लिए उनकी वेलोसिटी निकालें। आपको याद होगा कि जब आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यूज़ किया है तो वहाँ पे आपने VRMS कैलकुलेट की थी, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, दैट इज आल्सो स्टैटिस्टिकल टर्म। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं उनकी मदद से आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उनकी वो कैलकुलेट की उन बहुत सारे पार्टिकल्स की जो उस गैस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर स्टैट को यूज़ करना पड़ रहा है। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है इसमें जो हम हैंडल करते हैं पार्टिकल्स को, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेटली हम हैंडल करते हैं पार्टिकल्स को, वो 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, 10 की ताकत 23 तक पार्टिकल्स जो है मैक्रोस्कोपिकली आप उनको, अब मैक्रोस्कोपिकल के अंदर माइक्रोस्कोपिकली भी होते हैं। सारी बात है जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाएंगे तो फिर आप माइक्रोस्कोपिक जो है उसके अंदर भी हम चले जाएंगे। तो इसमें जो फिर क्या होता है कि ये 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स जो है इनको हम कंसिडर करते हैं, और जो मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर होता है सिस्टम का, मोस्ट प्रोबेबल। अब जाहिर बात है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएं तो, और जहाँ पर स्टैटिस्टिक आ जाती है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाती है। फिर हमें देखना होता है कि कौन सी वैल्यू जो है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो वो जो मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर होता है उसको फिर हम देखते हैं एज कंपेयर्ड कि आप पूरे सिस्टम का बिहेवियर जो है उसको देखें। हम वो जो मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर होता है वही पूरे सिस्टम का बिहेवियर ले लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं, ये क्लास है, ठीक है, नलायक क्लास है, ठीक है, इसका बिहेवियर जो है मैं क्या कंसिडर करूँगा, मैं अगर एक समीउल्लाह को उठा लूँ यहाँ से तो समीउल्लाह की कारकर्दगी देख के मैं कहूँगा बिल्कुल घटिया तरीन क्लास है, ठीक है, नलायक इकट्ठे हुए हैं सारे। तो ये क्या है, सभी माइंड नहीं करना है, मैं तो मैं नलायक नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसके यानी कि समीउल्लाह एक पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल के बिहेवियर से पूरे का हम अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है इस क्लास के अंदर ज्यादा के भाई ये जो है नलायक लोग हैं, इनके नंबर अच्छे नहीं आते। तो हम एक जो है एक परसेप्शन जो है वो सिस्टम का, ये क्लास जो है 7th टर्म एक सिस्टम है, इसके बारे में हमने समीउल्लाह की परफॉर्मेंस से एक उठा के और भी पार्टिकल, हम औरंगजेब भी ले सकते हैं कि क्या कारनामे किए हैं उसने, ठीक है। तो इनको लेकर हम एक परसेप्शन ड्रा कर सकते हैं कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम। तो इसी तरह
स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी जब आप कोई सिस्टम उठाते हैं, ठीक है, हम गैस ले ली है, तो गैस के अंदर अब वो जो मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर होगा उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स का, उससे आप गैस को डिस्क्राइब करें। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बेसिकली ये काम होता है। उसकी वजह यह कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल, अब एक एक को उठा के आप जहाँ पर 10 की पावर 23 तक पार्टिकल्स को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक एक को तो उठा के नहीं ना आप उसको अलग-अलग से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पर एक कलेक्टिव बिहेवियर के लिए हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है उसको यूज़ करना पड़ता है। अब एवरेज भी तो आप निकालते हैं ना, तो एवरेज क्यों निकालते हैं? एवरेज भी इसलिए निकाली जाती है कि कलेक्टिव बिहेवियर जो है उसको डिस्क्राइब किया जा सके। ठीक होगी बात? अच्छा, अब जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है वो मूव करता है टुवर्ड द मैक्रो स्टेट, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, जो मैक्रो के अंदर माइक्रो भी होती हैं, लेकिन जो मैक्रो स्टेट है, जब इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो किस स्टेट के ऊपर होता है, वो मैक्रो स्टेट के ऊपर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है इसके अंदर द इक्विलिब्रियम टेंड्स टू मूव towards the macro state, which is most stable state. तो हम मैक्रो, इसलिए हमने शुरू में मैक्रो स्टेट की बात की है। और अब जो ये मैक्रो स्टेट्स की स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करती है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ माइक्रो स्टेट्स। मैक्रो के अंदर माइक्रो स्टेट्स होती है। मैक्रो तो होता है ना लार्ज स्केल के ऊपर। अब मॉलिक्यूल्स की जब डिस्कशन कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो क्या है, वो मैक्रो की है। ठीक है, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही आप एटम्स पे जाते हैं तो फिर वो माइक्रो स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इन मैक्रो के अंदर जो है वो माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो होती हैं। तो जो स्टेबिलिटी है, द स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, तो जो स्टेबिलिटी है मैक्रो स्टेट की डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव ऑफ माइक्रो स्टेट्स। यानी कि मैक्रो स्टेट का जो बिहेवियर है वो भी माइक्रो स्टेट से ही आपको पता चलता है। तो इसीलिए हमें फिर क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है उसको भी स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि जब आप क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जाते हैं तो फिर आप माइक्रो स्टेट्स जो हैं उनके अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब देखनी है हमने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स।
तो अगर आपके पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स हों और उनका हम देखें पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी और वो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स कर रहे हैं पर सेकंड, तो ये डिस्क्राइब करती हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के कौन कौन से, पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज, पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी। तो ये तीन चीजें जो हैं, इससे आप किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि जी उस सिस्टम की एनर्जी क्या है, उस सिस्टम का मोमेंटम क्या है। तो ये इसकी क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये तीनों जो क्या हैं, और जो कोलिजन्स हो रहे हैं उसके अंदर, अब जारी बात है कोई सिस्टम है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर आप कोलिजन्स भी कर लें, कोलिजन्स, और वो जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो ये सारी जो हैं, ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। और ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, इनको आप क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। यानी कि पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी और कोलिजन, ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। दीज आर known as microscopic variables। अब उसके बाद देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या वेरिएबल, तो वो तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए था कि आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं उनकी मोमेंटम, एनर्जी, पोजीशन को कैलकुलेट करें। लेकिन ये जो है, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल, इट इज फॉर होल सिस्टम। तो उसी के अंदर ही वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं वो आ जाएंगे। इट इज फॉर द होल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम के लिए, नॉट फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, number of particles, तो ये सारी क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं किसी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। अब आप देखें कि जब आप थर्मोडायनामिक्स में गैस को स्टडी करते हैं, तो जो आइडियल गैस लॉ है वो होता है PV = nRT। उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो वॉल्यूम के अंदर ही आ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये सारी क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इन्हीं के अंदर अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स को पकड़ें और उनकी प्रॉपर्टीज
को चेक करना चाहें तो फिर उनकी प्रॉपर्टी जो चेक करनी है वो आपको देखनी पड़ेगी, उनका पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी। ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी, पोजीशन और मोमेंटम है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो इसलिए फिर हम इनको कह देते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं और ये वेरिएबल्स जो हैं ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं और ये वाले वेरिएबल्स जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल जो है उसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास ये कंटेनर टाइप है, इसको कह लें ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक मिनट, ये क्यूबिकल वेसल है, ठीक है जी। इस तरफ जो है इसको कह रहे हैं ये Z है, ये X है और ये Y है। तो इसको कह रहे हैं ये इसकी लेंथ L है, इधर से भी ये लेंथ L है इसकी। इसके अंदर ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये CX1 वेलोसिटी जो है उसके साथ मूव कर रहा है, CXI वेलोसिटी के साथ। अब जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो C वेलोसिटी है और CXI उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। अब टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करेगा मॉलिक्यूल, जाहिर बात है इस तरफ जाएगा फिर इधर से टकरा के वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ये 2L कवर करेगा। दैट इज इक्वल टू L। तो जो लेंथ है ईच साइड ऑफ क्यूबिक शेप की वो L है, वो आपको पता है, और टोटल मास जो है मॉलिक्यूल का वो m के बराबर है। तो अब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है PI दैट इज इक्वल टू mCXI के बराबर होगा। फाइनल मोमेंटम PF mCXF के बराबर होगा। और ये जो फाइनल मोमेंटम है ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लिहाजा इसको आप कह लेंगे कि ये माइनस mCXI के बराबर होगा। तो अब आप अगर इसकी चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसको कैलकुलेट करें तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डेल्टा P ये आ जाएगा हमारे पास PF माइनस PI। इधर भी वेक्टर डाल लें, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा P जो है दैट विल बी इक्वल टू mCXI माइनस mCXI।
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा पी इज इक्वल टू -2mcxi। ठीक है, ये आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो निकल आएगी। नो अब नंबर ऑफ कोलिजन्स, अब जाहिर बात है कि ये बार बार आके इससे टकरा रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड या फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास एफ दैट इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा टी। एफ जो है वो 1 ओवर डेल्टा टी के बराबर होगा, तो एस जो है वो वी डेल्टा टी होगा और 2L एस 2L के बराबर होगा वी डेल्टा टी। तो 2L जो है ये वी सी एक्स आई डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा टी 2L ओवर सी एक्स आई के बराबर आ जाएगा। तो अब जो फोर्स है, जारी बात है इस तरफ जा रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं मालिक्यूल, तो ये मालिक्यूल्स भी के ऊपर भी फिर ये वॉल्स भी जो है कंटेनर की वो रिएक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। तो एफ जो है वो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर होगा और एफ जो है ये आ जाएगा -2mc एक्स आई सी एक्स आई ओवर 2L। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू -m सी एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स आई ओवर एल। तो आप चूंकि इसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, तो F -F के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा F आ जाएगा आपके पास m सी स्क्वायर एक्स आई ओवर एल। अब यहां से अगर आप प्रेशर निकाल लें तो पी एक्स एफ एक्स ओवर ए के बराबर, इसमें वैल्यू रखें m सी स्क्वायर एक्स आई ओवर एल। और साथ में एल ए जो होगा ये होगा एल स्क्वायर, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एल स्क्वायर एरिया। तो पी एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू m सी स्क्वायर एक्स आई ओवर एल क्यूब के बराबर आ जाएगा। अब ये पी एक्स जो है ये अब एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो पी एक्स 1 प्लस पी एक्स 2 अप टू सो ऑन पी एक्स एन। तो इसको आप लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब इंटू सी स्क्वेयर एक्स 1 प्लस सी स्क्वेयर एक्स 2 अप टू सो ऑन सी स्क्वेयर एक्स एन। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें n से, तो पी एक्स एम एन एन, ये बल्कि n को इधर ले आए, सी एक्स सी स्क्वेयर एक्स 1 प्लस सी स्क्वेयर एक्स 2 अप टू सो ऑन सी स्क्वेयर एक्स एन डिवाइडेड बाई n।
ब्रैकेट क्लोज। अब एन यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ, अब ये पूरी जो है ये वाली, ये हमारे पास बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ये जो सारी है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम एन ओवर एल क्यूब समेशन आई 1 to n सी एक्स आई का स्क्वायर। तो ये सी एक्स आई का स्क्वायर जो है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है जी। अब इसी ये पी एक्स आपने निकाल लिया है, इसी तरह पी वाई भी निकाल सकते हैं और पी जेड भी निकाल सकते हैं। पी वाई क्या आ जाएगा, एम एन ओवर एल क्यूब समेशन आई 1 to n सी स्क्वायर वाई ऑफ आई, ठीक है। इसी तरह पी जेड एम एन ओवर एल क्यूब समेशन आई 1 to n सी स्क्वायर जेड ऑफ आई। ठीक है जी। ये वही मैंने सारा कैलकुलेट जो किया जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर करते हैं। ये वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही प्रेशर जो है वो मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट किया है, जो ये मॉलिक्यूल्स इसके साथ टकरा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो डेफिनेशन जरा देख लेते हैं क्विकली। माइक्रोस्टेट, अब वो स्टेट जो डिफाइंड या डिस्क्राइब होती है माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल से, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्टेट। द स्टेट विच इज डिफाइंड बाय माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स is known as microstate। तो उसको हम माइक्रोस्टेट का नाम देते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यूज करते हैं, या वो स्टेट के जिसमें जो पैरामीटर्स हैं जो पार्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं उनसे उसको स्पेसिफाई किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए, तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक जो है स्टेट का नाम। ये एक यूनिक कन्फिग्रेशन होती है, और इसको स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी, मोमेंटम और पोजीशन, उनकी मदद से इनको डिस्क्राइब करना पड़ता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर होती है मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट जो है ये वो स्टेट है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की जरूरत होती है, ठीक है। द स्टेट विच इज डिस्क्राइब्ड with the help of macro variables is known as मैक्रोस्टेट। तो उसको हम मैक्रोस्टेट का नाम देते हैं। अब मैक्रोस्टेट जो है ये बेसिकली क्या होती है, सिस्टम की स्टेट होती है। इसके अंदर आप इंडिविजुअल पार्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहे होते, इसके अंदर पूरा सिस्टम जो है उसको, या डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। जो पूरे जितने पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं जो किसी एनर्जी लेवल के ऊपर होते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो अब इसके अंदर, अब ये जो मैक्रोस्टेट है इसके अंदर जो ईच पार्टिकल है
पूरा सिस्टम एक मैक्रो स्टेट है, उसके अंदर ईच पार्टिकल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रो स्टेट। ठीक है जी, पूरा सिस्टम कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज ए मैक्रो स्टेट, और उसके अंदर एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जब मोमेंटम जो है, जो पार्टिकल्स का वो चेंज होता है, या पोजीशन चेंज होती है, या एनर्जी चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि उसकी माइक्रो स्टेट जो है उसके अंदर चेंज आई है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होता है तो हम कहते हैं कि उसके मैक्रो स्टेट के अंदर जो है वो चेंज आई है। ठीक है जी, तो इस तरह हम इन माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को मिलाकर कोई सिस्टम जो है उसको स्टडी करते हैं, और वो ये सारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर इसको स्टडी किया जाता है। अब फिर कल जो है वो हम फेस स्पेस देखेंगे कि जिस स्पेस के अंदर हम सिस्टम जो है उसको डिस्कस करते हैं।